कि वो हमें अपना संरक्षण प्रदान करें। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी जो हमारे श्रोतागण हैं उनको सभी को नमन। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म चेतना के संरक्षण में हम सब लोग इस योग और प्राणायाम के कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव कभी भी भीड़ बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या 24 लाख हो गई है। लेकिन 24 लाख में से हमें इस तरीके के आदमी नहीं मिले जिसको हम कह पाए कि वास्तव में ये मेरा शिष्य हो। गुरुदेव चाहते थे कि उनके सारे शिष्य हीरे स्तर के हों और 10,000 हीरों की माला पहनने के लिए वो अपने अंतिम समय तक छटपटाते रहे कि 10,000 ऐसे काम के व्यक्ति हमें मिल जाएं तो इस युग का परिवर्तन देखते देखते हो जाएगा। गुरुदेव ने घोषणा की थी कि युग का परिवर्तन जो है सन 2000 में हो जाएगा। 21वीं सदी जैसे ही आएगी वैसे ही ये युग बदल जाएगा, एक नए युग का अवतरण होगा। लेकिन 2000 आने के बाद में परिस्थितियां कोई बहुत ज्यादा बदली हुई दिखाई नहीं दी। लोग कहने लगे शायद गुरुदेव ने कोई बात को गलत कहा होगा या ये हल्के में जो है गुरुदेव ने इस बात को कह दिया होगा। लेकिन विश्वास मानिए कि उस गुरु की प्लानिंग जिसने वर्ड टू वर्ड अपने मास्टर अपने गुरु को फॉलो किया, जिसने अपना एक एक क्षण एक एक पल प्राण का एक एक कण सामर्थ्य का एक एक कण अपने गुरु के प्रति अर्पित कर दिया, वो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। गुरुदेव की युग निर्माण की जो योजना थी वो बिल्कुल फुल प्रूफ थी। अगर कहीं फेलियर हुआ डिले हुआ तो सिर्फ उन लोगों के कारण जिन पे भरोसा किया गया था और जिन पे भरोसा किया गया और वो भरोसे वाले आदमी। गुरुदेव कहते थे एक बार कि बेटा मैंने 24 साल तक तप किया और 24 साल की तपश्चर्या मैंने अपने 20 साल में बांट दी। सूक्ष्मीकरण में जा रहे थे तो गुरुदेव ने कहा था 24 साल की तपश्चर्या मैंने 20 सालों में बांट दी। किस लिए बांट दी कि जो लोग दुखी होके मेरे पास आए थे, मैंने सोचा कि अगर मैं उनका अगर कुछ दुख दूर कर दूं, कष्ट दूर कर दूं, तो शायद वो मेरे काम के लोग बन जाएं, मेरा भी साथ दें इस भगवान के काम में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए आए वो अपनी कामना पूर्ति करवा के चले गए, फिर बाद में दोबारा कभी लौट के नहीं आए। गुरुदेव ने पूरा का पूरा शक्ति का स्रोत अपना सुखा दिया केवल लोगों की समस्या दूर करने में, तब भी जो है वो। तो गुरुदेव उस समय बड़ा दुखी थे। गुरुदेव क्या चाहते थे कि हम लोग प्रचारक और प्रवचनकर्ता न बन के हम लोग सच्चे युग निर्माणी बने, जो अपने आदर्श से, जो अपने जीवन से कुछ प्रेरणा लोगों को दे सके, एक चलता फिरता एक लाइट हाउस, चलता फिरता शक्तिपीठ बन पाए। गुरुदेव कहते थे कि बेटा शक्तिपीठों की चर्चा करते हुए एक बार वीरेश्वर श्रद्धेय वीरेश्वर बाबूजी एक कहानी सुना रहे, कथा सुना रहे थे। कथा नहीं थी, संस्मरण था कि गुरुदेव के पास में जब 24,000 शक्तिपीठ बन चुके थे तो गुरुदेव के पास में लोग आए। एक जगह शक्तिपीठ बनना था, वहाँ की परमिशन लेने के लिए गुरुदेव आए कि गुरुदेव के पास में आया कि वहाँ शक्तिपीठ के लिए परमिशन चाहिए। तो वीरेश्वर बाबू जी गुरुदेव के पास ऊपर कक्ष में गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शक्तिपीठ बनाना चाहते हो, आपसे मिलना चाहते हैं। तो गुरुदेव बड़ा क्रोधित हुए कि भगा दो उन लोगों को जो लोग आए हैं, अब कोई शक्तिपीठ और कोई कुछ और नहीं चाहिए। तो वीरेश्वर बाबू जी ने बड़ा ही आश्चर्यचकित होके पूछा उनसे कि गुरुदेव आप शक्तिपीठ क्यों नहीं बनाना चाहते? कि बेटा जिन शक्तिपीठों को संभालने के लिए जो व्यक्तित्व मैं गढ़ना चाहता था वो व्यक्तित्व नहीं गढ़ पाए, और सारे के सारे शक्तिपीठ पूजा
पूजा पाठ के और केवल प्रतीक के केवल मंदिर मात्र बन के रह गए, जहाँ पे सुबह शाम किसी तरीके से पूजा पाठ कर लिया जाता है। जो जन जागरण के केंद्र जो प्रज्ञापीठ हम स्थापित करना चाहते थे उसको नहीं कर पाए। गुरुदेव बड़ा दुखी थे। उनका बेटा अब हमें चलते फिरते शक्तिपीठों को तैयार करना होगा, और ऐसे अगर चलते फिरते शक्तिपीठ हमारे तैयार हो गए तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जितने भारत में मंदिर हैं, जितने देवालय हैं, वो सारे के सारे अपने शक्तिपीठ बन जाएंगे। केवल हम व्यक्तित्व को तैयार करना है, आदमियों को तैयार करना है। तो व्यक्तित्व गढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम लोग जितना गुरुदेव के सूत्रों को हमने सुना है, पढ़ा है, सब सूत्रों को तो अपने जीवन में नहीं उतार सकते, केवल एक सूत्र को ही अपने जीवन में उतार लिया जाए। जो गुरुदेव ये कहते हैं कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम आरोग्य द्वारा उसकी रक्षा करेंगे। हम लोग सब लोग ये युग निर्माण सत्संकल्प बोलते हैं, लेकिन क्या ये हुआ? ये नहीं हुआ। लोग हमसे पूछना चाहेंगे कि हम 15 साल से 20 साल से गायत्री परिवार में जुड़े हैं, 20 साल से हम गुरुदेव की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हमारा जीवन पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ? क्या हम शरीर से, मन से और आत्मिक रूप से स्वस्थ हुए? तो शायद कहीं जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है इस बात पे। तो जितना भी बोला जाए उससे अधिक किया जाए, तो कोई कारण नहीं बनता किसी सामने वाले को प्रेरणा देने में कहीं पे कोई दिक्कत आए। तो हम लोग शरीर स्वस्थ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो शरीर के स्वास्थ्य पर ही ध्यान दिया जाए, क्योंकि शरीर को भगवान का, गुरुदेव ने शरीर को भगवान का मंदिर कहा है। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और आरोग्य द्वारा उसकी रक्षा करेंगे। 2 सूत्र बता दिए, आत्म संयम और आरोग्य द्वारा उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं अपन लोग। गुरुदेव ने एक वांग में लिखा है, जीवेम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, कि 100 साल तक, 100 शरद ऋतु तक, 100 साल तक बिल्कुल एकदम हंसता हंसाता जीवन जिया जा सकता है। कैसे जिया जा सकता है? इसके लिए भगवान ने वैसे ही रिसोर्सेस हमें दे दिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि भगवान ने जो रिसोर्स हमें दिए, उनका कितना भी रफ से रफ यूज किया जाए, तब भी जो है 100 साल तक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। जो हमारे शरीर में हड्डियां जो होती हैं, इसकी आयु 4000 वर्ष होती है। अभी हम लोग देखते हैं हजारों वर्ष पुरानी जो 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 शव दफना दिए गए थे, अभी उनकी मम्मीज निकलती हैं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा इस तरीके से होता है। तो हड्डियों की आयु 4000 वर्ष होती है। हमारे जो हृदय है, हमारा जो जिसे जो हमारा हार्ट है, हार्ट की आयु 1000 वर्ष होती है। हमारे जो किडनी, फेफड़ों की आयु 1000 वर्ष होती है। जो हमारी किडनीज हैं, किडनीज की आयु 250 वर्ष होती है। हमारा चमड़ा है, स्किन है, उसकी आयु 1000 वर्ष होती है। ये हजारों हजारों साल के इक्विपमेंट, इतने बढ़िया इक्विपमेंट जो है, ये हम भगवान ने हमारे लगा दिए, तब जाके 100 वर्ष की गारंटी ली। भगवान कभी ऐसा जो है जो है कभी भी ऐसी थोथी प्लानिंग नहीं करता। भगवान के डिसिप्लिन में कहीं कोई कमी नहीं है। भगवान का प्लानिंग जो है बड़ी फुल प्रूफ रहती है। एक बार एक कंपनी में एक डायरेक्टर मैनेजर थे, तो बता रहे थे कि जर्मन्स की मशीन्स क्यों बढ़िया होती हैं, जर्मन्स की मशीन पर आंख बंद के भरोसा क्यों किया जाता है। कि जर्मन मशीन्स की टॉलरेंस पावर जो है 400 गुना होती है, मतलब 4 गुना तक होती है। अगर 100% तक का वो गारंटी ले रहे हैं, तो 400% उसको बना के उसको वो लोग उतना टॉलरेंस कैपेसिटी उसकी बनाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर कोई मशीन हल्की बना देंगे और जिसकी हम गारंटी ले रहे हैं, तो कोई भी इंजीनियर हमारे यहाँ से ठीक करने के लिए उस देश में जाएगा, तो उसका खर्चा इतना अधिक हो जाएगा कि जो है वो मशीन है जो है प्रॉफिटेबल होने की जगह हमें नुकसान कर देगी। तो किसी आदमी को वहाँ भेजने की अपेक्षा, किसी को वहाँ पर जो है उसको डिप्यूट करने की अपेक्षा, उस मशीन को इतना टॉलरेंस उसकी इतनी बढ़ा दी जाती है कि वो जो है उस पर अगर 1 किलो लोड उठाने वाली है, तो 4 किलो लोड भी डाल दिया जाए, तब भी जो है वो मशीन का कुछ नहीं बिगड़ता। तो इतनी टॉलरेंस पावर हमें भगवान ने दी। लेकिन हम लोग 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, हम लोग जो है डायबिटिक, और हम लोग जो है इसमें हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। क्यों?
क्योंकि शरीर का हम रफ यूज नहीं किया, हमने महा रफ यूज इस शरीर का किया है। मैं बताता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ कोई भी बात, मैं जो है किसी भी बात को बिल्कुल बिना प्रूफ के नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके बता सकता हूँ कि महा रफ यूज कैसे होता है। और ये हमारा शरीर जो है ऐसे ही रोगग्रस्त नहीं होता है, इसको रोगग्रस्त करने के लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। विश्वास मानिए कि शरीर जो है बीमार होना बड़ा मुश्किल होता है। शरीर को अगर बीमार करना चाहेंगे तो बीमार करना शरीर को बड़ा ही कठिन होता है, और स्वस्थ रखना बहुत आसान होता है। मेरी बात आपको उल्टी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। इस शरीर में जो रोग है ये एक दिन में नहीं आता है, धीरे 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 बॉडी टॉक्सिक को जमा करती है, और टॉक्सिक को डिपॉजिट करने में दसियों साल बीसियों साल लग जाते हैं। तो जब हम लोग जो है ये शुरू के 25 वर्ष होते हैं, इस समय हमारे जितना शरीर का जो सिस्टम होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो जरा भी हम जो भी गलतियां करते हैं तो ये शरीर उसको झेल जाता है, और ये पूरा का पूरा कुछ भी गलती करने से इसको साफ सफाई करता रहता है, ये टॉक्सिक की सफाई करता रहता है, इतना प्रभावी होता है। लेकिन 25 के बाद में 30 के बाद में शरीर के ऑर्गन्स की क्षमताएं घटनी चालू हो जाती हैं। किस वजह से? एक तो उनकी लाइफ जो है धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और दूसरा हमने जो उन पर टॉक्सिक का दबाव डाल दिया उस वजह से। और जब ये अपनी अपनी कार्य करना बंद कर जाते हैं धीरे 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 करके, तो हम वो टॉक्सिक हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं, और हमें तरह तरह के रोग हमें लगने लगते हैं। चलिए पहला हम इसमें रोग का कारण का इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला रोग का कारण 90% रोग कहाँ से प्रारंभ होते हैं? मैंने आपको उषा पान के बारे में बताया था अभी। तो उषा पान क्यों किया जाता है उसकी हम लोग अब उसके महत्व की चर्चा कर लेते हैं। सुबह उठ के पानी क्यों पीना चाहिए? जब सुबह उठ के हम लोग पानी पीते हैं, रात भर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। जब रात भर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो शरीर में कुछ क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ एसिड निकलते हैं, एसिड के प्रभाव से भोजन टूटता है, तो शरीर में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो गैसेस क्या है? वो गैसेस भी एक तरीके से जो टॉक्सिक ही होती हैं वो गैसेस, और वो पूरे बॉडी में जो है वो फैलना चालू हो जाती है, हमारे ब्लड में जो है वो घुल जाती हैं गैसेस। कब घुल जाती हैं ब्लड में गैसेस? अगर उनका शोधन उसी समय ना किया जाए। जब हम सुबह सो के उठते हैं, अब देखिए हम लोग कितना कितना बड़ा हम लोग जो है डिफॉल्टर हम लोग हो जाते हैं कि सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इस समय हमारी बॉडी से टॉक्सिक बाहर निकालने के लिए अपान प्राण जो है हमारा एक्टिवेट हो जाता है। अपान प्राण एक्टिवेट हो जाता है। हमारे शरीर में 5 तरीके के प्राण होते हैं, व्यान और धनंजय। 10 तरीके के प्राण व्यान और धनंजय हमारे मस्तिष्क में होते हैं, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र पूरी बॉडी में होता है, रक्त संचार का कार्य करते हैं ये। इसके बाद यहाँ पर हमारा उदान और देवदत्त होता है। ये जितना जो हमारी ये हाथ करने की कार्य क्षमता, हाथों की कार्य क्षमता होती है, और जितना हमारा गले में जो हम बोलते हैं, आवाज निकालते हैं, पूरा का पूरा व्यान और धनंजय करते हैं। यहाँ पर जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट होता है, ये यहाँ पर हमारा प्राण प्राण होता है। प्राण और नाग यहाँ पर होता है। ये प्राण नाग जो है ये हार्ट संबंधी जितनी भी हमारी, कहते हैं ना कि हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो है उसको नापा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्राण नामक जो प्राण होता है, प्राण और नाग, ये इसी का काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पेट में, यहाँ पर जो ये पेट होता है, यहाँ पर समान और क्रिकल होते हैं। तो समान और क्रिकल प्राणों का क्या महत्व होता है? समान और क्रिकल प्राण हमारे भोजन का पाचन क्रिया में हमारी मदद करते हैं। पाचन क्रिया जो होती है, जो पाचन क्रिया शरीर की जितनी भी होती है, ये समान और क्रिकल से ही संबंधित होती है। और जो मूलाधार जेनेटल पार्ट्स में हमारा अपान और कूर्म प्राण होते हैं। ये ये जो है अपान और कूर्म प्राण हमारे अंदर काम संबंधी इच्छाएं, और जितना हमारे बाहर शरीर से बाहर टॉक्सिक फेंकना हो, ये अपान और कूर्म प्राण करते हैं। और ये हर एक प्राण का जो है ये 24 आवर्स में एक समय होता है। तो इसी से जो है हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक वास्तव में इसी को बोला जाता है। अब होता क्या है, सुबह सुबह हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये अपान प्राण को एक्टिवेट कर देता है। अपान प्राण को एक्टिवेट कर देता है। तो अपान प्राण के एक्टिवेट होने से हमारे शरीर का जो मलों को बाहर, टॉक्सिक को बाहर फेंकने का तंत्र है, वो बड़ा ही तेजी से काम करने लगता है। और हम क्या करते हैं, हम सुबह सुबह सो रहे होते हैं,
सूर्योदय से पहले जो है हमारा जो अपान प्राण है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर सूर्योदय से पहले उठ जाया जाए, अगर सूर्योदय से पहले कोई भी व्यक्ति उठ जाता है और ऊषापान कर लेता है उस समय में, सूर्योदय से पहले कोई व्यक्ति उठ जाता है, मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर करने का प्रयास करेंगे, उठ जाता है, ऊषापान कर लेता है तो क्या होता है, तो हमारे पेट में जितना भी जो है टॉक्सिक है, वो पूरा का पूरा टॉक्सिक जो बचा है, रह गया है जो भोजन पचाने के बाद में, वो पूरा का पूरा अपने अंदर उसको डिसॉल्व कर लेता है। जितनी टॉक्सिक गैसेस बनी थी वो पानी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। क्योंकि उस समय अपान प्राण एक्टिवेट होता है, तो अपान प्राण एक्टिवेट होने की वजह से वो पूरा का पूरा मल जो है शरीर से बाहर वो थ्रो कर देता है बिल्कुल एकदम, और पूरे के पूरे टॉक्सिक हमारा बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है पेट से। और 80% 90% हम लोग जानते हैं, डॉक्टर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 90% प्रॉब्लम, 90% इम्यूनिटी का जो हमारा इम्यूनिटी डिक्रीज होती है वो केवल पेट की टॉक्सिसिटी के कारण होती है, केवल पेट में टॉक्सिक चीजें रह जाती हैं। अब ये तो मैंने जगने का क्रम बता दिया, तो इसमें अब सोने के क्रम में क्या होता है, अगर हम उस समय सोते रहते हैं तो अपान प्राण एक्टिवेट होता है। अपान प्राण उस समय कचरे को बाहर नहीं फेंक सकता, क्योंकि मल और मूत्र स्थान उस समय बंद होते हैं। मल और मूत्र स्थान पे हमारा कंट्रोल होता है, क्योंकि कंट्रोल होता है तो ना तो मल निकलता है ना मूत्र निकलता है। तो निकलता क्या है, अ, बहुत सारी कंडीशंस पे हमने ये देखा होगा कि शरीर से वीर्य और धातुएं बाहर निकल जाती हैं जो सुबह सुबह सोता है। इसीलिए ब्रह्मचारी को कभी भी, इसीलिए ब्रह्मचारी को कभी भी सुबह सोने के लिए उसको मना किया जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना, नहीं तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो तो वो जो है, तो एक तो शरीर से जो है मूल्यवान धातु वीर्य के रूप में बाहर निकल गई। अब क्या हुआ, अब शरीर में टॉक्सिक रह गया। तो जैसे ही सूर्योदय शुरू होता है, सूर्योदय होते ही हमारा क्या होता है कि जो ये समान प्राण एक्टिवेट हो जाता है। तो जो भी उस समय शरीर में जो पेट में होता है, पेट की ऊर्जा को पूरा का पूरा उसको सर्कुलेट करना चालू कर देता है पूरे शरीर में। हमने देखा होगा कि जो सूर्योदय का समय प्राण को दोहन करने का समय होता है, उस समय हमारी ये है, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, पक्षी उठने लगते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब जो है खिलने लगती हैं, और सारे के सारे जो वनस्पतियां फूल खिलने लगते हैं। ये क्या होता है कि उनमें प्राण ऊर्जा का संचार होता है। तो उस समय जो है प्राण ऊर्जा का संचार इतनी तेजी से होता है कि पेट में जो कुछ भी हो, तो हमारे पेट में क्या था, हम सो रहे थे, टॉक्सिक बाहर नहीं निकाला, तो टॉक्सिक को लेके पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। और जैसे ही वो सर्कुलेट होता है खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, तो एक तो ब्लड पॉल्यूट होता है और शरीर में जगह जगह जाके टॉक्सिक जमा हो जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी पे 90-80% जो पहला आघात यहीं से हो जाता है। यहीं से हमारी 80% और 90% इम्यून सिस्टम हमारा जो है इम्यूनिटी खत्म होने लगती है। और ये एक दिन में नहीं होता है, शरीर इसको झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है, और एक लंबे समय के बाद 15-20 साल के बाद में ये जब टॉक्सिक इतना जमा हो जाता है, जब शरीर असहाय हो जाता है, जब अपने हथियार डाल देता है, तो ये बिल्कुल जो है तब उस समय जाके फिर हमारे शरीर में बुखार, सर्दी जुकाम, कफ की समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, वायरस की समस्याएं, ये सारी समस्याएं उस समय पैदा होती है। विश्वास मानिए कि वायरस जो है, वायरस को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस वायरस जो विषाणु होता है, और विषाणु को ये एक एनर्जी होती है, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके से इसको मान लेते हैं, जो सेल की तरीके से मान लेते हैं, ये सेल में घुस जाता है। लेकिन वायरस को सप्रेस किया जा सकता है। वायरस वहीं पर एक्टिवेट होता है जहां पर उसे एक्टिवेट होने का जो है उसे मौसम मिल जाता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है। और वायरस के एक्टिवेट होने का इन्वायरमेंट, सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी की टॉक्सिसिटी। जितना हमारी बॉडी में टॉक्सिक जमा होगा, वायरस वहीं पर जाएगा, वहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा। एक एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर वायरस शरीर में घुस जाए, तो उसको, वायरस को किल नहीं किया जा सकता। या तो शरीर से अपने आप बाहर आ जाएगा, या फिर वो सप्रेस होके वहीं पड़ा रहेगा, वो अपने आप को वो जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। तो भले ही कोरोना वायरस हो, भले ही हेपेटाइटिस का वायरस हो, भले ही एड्स का वायरस हो, भले ही कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी में घुस जाएगा, तो वो हमारी बॉडी में अगर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, तो उस इम्यूनिटी के चलते वो उस शरीर में हमारे उसमें एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और वायरस को पता लग जाएगा कि ये मेरा घर नहीं है, तो शरीर को छोड़ के अपने आप चला जाएगा। तो सबसे पहला क्रम हमें जो है अपने जीवन में अपनाना है ऊषा पान का, और सुबह प्रतिदिन जल्दी उठने का।
सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें और उठते हुए पहला काम ऊषापान का करें। रात में ब्रश करके सोते हैं तो सुबह गार्गल करने की आवश्यकता नहीं है, पानी को घूंट-घूंट करके पी लीजिए। अगर रात में ब्रश नहीं किया तो एक हल्का सा एक बार गार्गल कर लें और फिर पानी को पी लें। 1-2 ग्लास से उसको प्रारंभ करें और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते हुए उसको आगे ले जाएँ और उसको बढ़ाते जाएँ धीरे-धीरे। मुझे बड़ा ही कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती थी। बड़ा ही सिर दर्द की शिकायत रहती थी। अ, करीब 2000 से मैंने इसको जो है पानी पीने का अभ्यास किया और आज मेरी पानी पीने की कैपेसिटी जो है 3 लीटर हो गई। सुबह-सुबह मैं उठ के 3 लीटर पानी आराम से पी लेता हूँ। यही मेरे स्वाध्याय का समय होता है और यही मेरे ऊषापान का समय होता है। सुबह 1 से डेढ़ घंटे जो है मंत्र लेखन, पानी पीना और स्वाध्याय, ये चलता है। तो स्वाध्याय से जो है मस्तिष्क का कषाय कल्मष दूर होता है और जो हमारा जो ऊषापान करने से पेट का कषाय कल्मष दूर हो जाता है। तो बिल्कुल एकदम जो स्वस्थ पूरा जो है पूरा दिन भर बड़ा ही एक्टिव और फुर्ती से भरा हुआ रहता है। तो सुबह से हम करीब 10 ग्लास पानी हम जो सुबह-सुबह उठ के पी सकते हैं, इतनी कैपेसिटी हमारी बन गई है और बिल्कुल एकदम मोशन इतने अच्छे से होता है, बिल्कुल एकदम पूरी आंतें बिल्कुल एकदम साफ हो जाती है। कहीं कोई हमें ज़ोर-ज़बरदस्ती मोशन के लिए नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल एकदम जो है और हल्का एकदम शरीर हो जाता है। तो ये जो है, ये हमें इसका ऊषापान का अभ्यास सभी को बनाना है। तो ये घूँट-घूँट या तो पानी को घूँट-घूँट करके पिएँ और धीरे-धीरे करके पिएँ और अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर उस समय क्या किया जाए कि अगर 5-10 मिनट का समय है तो जो पानी पीने के बाद मैंने आपको 3 क्रियाएँ बताई थी, ताड़ासन, त्रिकटासन, कटी चक्रासन कर लें, तो वो भी प्रभावकारी क्रियाएँ होती हैं। उससे भी जो है बॉडी का बहुत कर टॉक्सिक हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारा खाना फाइबरलेस हो रहा है अभी, तो फाइबरलेस हो खाने की वजह से हमारे शरीर में जो है हमारी आंतों में वो सब चिपकने लगता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मल आंतों में जमा होने लगता है, तो वो भी हमारी टॉक्सिसिटी को प्रभावित करता है। क्योंकि जो आंतों में हल्की-हल्की कैपिलरीज़ होती हैं छोटी-छोटी, वहीं से जो है रक्त का शोषण करके, वहीं से जो है भोजन का रस का शोषण करके और रक्त बनने की ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू होती है। तो अगर आंतों की दीवालों पे अगर मल जमा रहेगा, तो वहाँ से अगर वो खींचेंगी तो मल साथ में चला जाएगा रस के साथ में और वो टॉक्सिक ब्लड को बनाएगा, प्रदूषित ब्लड को बनाएगा। तो पहला सूत्र ये हुआ। दूसरा इम्यूनिटी मजबूत करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है लंग्स की प्रैक्टिस की जाए, प्राणायाम की प्रैक्टिस की जाए। तो अपना नहाने-धोने के बाद में या फिर शौच इत्यादि होने के बाद में हम लोग प्राणायाम करें, तो फेफड़ों को पूरा जो है पूरा ताज़ी हवा से भरें और फिर उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर से दूषित वायु को बाहर निकाल दें। उस दिन भी मैंने चर्चा की थी कि ब्लड जो है फेफड़ों में जाता है, एल्गोलाइज़ में भर जाता है और एल्गोलाइज़ में ब्लड जब भर जाता है तो वो दूषित ब्लड होता है। तो जब हमारी ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन जो है वो एल्गोलाइज़ में जाके उस दूषित ब्लड को प्यूरिफाई करती है और जो उसका टॉक्सिक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम लोग बाहर फेंक देते हैं। हमारे शरीर से इतना टॉक्सिक निकलता है कि 10 मिनट के टॉक्सिक को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, तो 10 मिनट के टॉक्सिक को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे उससे 10 हाथियों को बेहोश किया जा सकता है। इतना टॉक्सिक होता है हमारे जो साँसों के माध्यम से निकलता है। तो इसका हम ध्यान करें तो हमारे फेफड़ों में डेड स्पेस ना रहे, तो पूरा फेफड़ों को फुलाने का प्रयास करें, छोड़ने का प्रयास करें। साँस को पूरा गहरा से लें, गहरा से छोड़ें। तो ये जो है जो बाकी बची हुई 10% 15% हमारी इम्यूनिटी इससे मजबूत हो जाती है। पूरी की पूरी बॉडी को हमारा शुद्ध रक्त मिलता है और जितनी भी ये एनसीआर रीजन में हम लोग रहते हैं, तो जितनी भी समस्याएँ ये होती हैं फेफड़ों की, उनको जो लोग सुबह-सुबह प्राणायाम करते हैं, साफ हवा में, तो उनको ये मिल जाता है। और साफ हवा अगर नहीं मिले, हम लोग जो है फ्लैट कल्चर में रहते हैं, तो कैसे करें? तो 5 से 10 मिनट का यज्ञ कर लिया जाए, सूक्ष्म यज्ञ कर लिया जाए। सूक्ष्म यज्ञ का वीडियो बना हुआ है, हम लोग पोस्ट कर देंगे उसे और वो सूक्ष्म यज्ञ करके अगर कुछ नहीं आता तो 11 बार गायत्री मंत्र से आहुति दे दी जाए और उसके बाद में उसके समक्ष बैठ के प्राणायाम कर लिया जाए, तो उससे प्रभावी प्राणायाम कोई नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। विश्वास मानिए हमें खुद ध्यान नहीं कि हमने पिछली बार दवा कब खाई थी। तो इतनी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है कि अगर जुकाम भी हो, सर्दी भी हो और बुखार भी हो, ये अपने आप धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। तो कल हम आपको जो है चिकित्सा की अलग-अलग पद्धतियाँ बताएँगे कि अगर शरीर रोगी भी हो गया है, तो उसको कौन-कौन सी चिकित्सा किस सीक्वेंस में फॉलो करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो भैया सेशन को ही वाइंड अप किया जाए, क्योंकि समय हो गया है। विवेक भैया,
7:49 का समय हो गया है, तो विवेक भैया, हिना दीदी, विवेक भैया इसमें लेफ्ट कर गए हैं इसमें शायद। जी, मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ हिना दीदी वाले फ़ोन को। हाँ भैया, एक्चुअली मेरी बैटरी लो हो गई थी तो हिना के थ्रू ज्वाइन कर लिया था। कोई बात हाँ नहीं भैया, भैया, आज तो सुबह उठ के जो है बैटरी चार्ज करने के बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, है ना? हाँ जी, परफेक्ट है भैया, तो परफेक्ट। तो ठीक है, हम लोग इसी तरीके से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग इस संबंधित कल पूछ लेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है, तो आज इसी के साथ में हम लोग इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है भैया? ठीक है, ठीक ठीक है। है। चलिए, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।